यूके इमिग्रेशन में फैमिली रियूनियन के लिए स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा दो मेजर रूट्स हैं जिन्हें समझना एप्लीकेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग इन दोनों वीज़ा कैटेगरीज के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, जिससे वीज़ा रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दोनों वीज़ा टाइप्स की अपनी एलिजिबिलिटी, राइट्स, प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें समझना सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए क्रिटिकल है, खासकर तब जब इमोशनल स्टेक्स बहुत ज्यादा हो और एप्लीकेंट किसी पार्टनर या बच्चे से महीनों या सालों से दूर हो। ऐसे में सही वीज़ा रूट को आइडेंटिफाई करना सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल और प्रैक्टिकल नेसेसिटी बन जाती है। अगर कोई भी स्टेप गलत हो जाए, चाहे वो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो या कैटेगरी चॉइस, तो पूरा प्रोसेस डिले या रिफ्यूजल की तरफ जा सकता है, जिससे न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है बल्कि मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से सही जानकारी और सही गाइडेंस लेना इस पूरी जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की। जैसा नाम से ही साफ है, स्पाउस वीज़ा उनके लिए है जो यूके में किसी ब्रिटिश सिटीजन या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर चुके हैं या सिविल पार्टनरशिप में हैं जो यूके में सेटल्ड हैं, यानी जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या ईयू सेटल्ड, प्री सेटल्ड स्टेटस है। इस वीज़ा रूट से आने वाला व्यक्ति 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR के लिए एलिजिबल होता है और उसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन स्पाउस वीज़ा के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि जेन्युइन रिलेशनशिप, अकोमोडेशन प्रूफ, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और सबसे अहम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इनमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड फुलफिल करना, जिसमें यूके बेस्ड स्पॉन्सर को मिनिमम £18,600 एनुअल इनकम शो करनी होती है, और अगर बच्चे भी डिपेंडेंट हैं तो ये थ्रेशोल्ड और बढ़ जाती है। इसके लिए पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो ये साबित करें कि स्पॉन्सर स्टेबल और सस्टेनेबल इनकम अर्न कर रहा है। साथ ही रिलेशनशिप को जेन्युइन और सबसिस्टिंग दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें शेयर्ड टेनेंसी अग्रीमेंट्स, जॉइंट बैंक अकाउंट्स, कम्युनिकेशन प्रूफ और फोटोग्राफ्स जैसी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए A1 लेवल का टेस्ट क्लियर करना होता है, और अकोमोडेशन भी ऐसा होना चाहिए जो दोनों के रहने के लिए सूटेबल हो। इन सभी एलिमेंट्स को सही ढंग से डॉक्यूमेंट करना ही स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की सफलता की है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वीज़ा की। ये वीज़ा कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यूके आना चाहते हैं जो ऑलरेडी यूके में एक PBS पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा पर है। डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर को उनकी वीज़ा वैलिडिटी प्राइमरी एप्लीकेंट की वीज़ा स्टेटस पर डिपेंड करती है, और ये स्पाउस वीज़ा की तरह सेटलमेंट का डायरेक्ट रूट नहीं होता। ये वीज़ा आपके पार्टनर के वीज़ा ड्यूरेशन के अनुसार ही वैलिड होता है, और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको अलग रूट्स फॉलो करने होते हैं। यूके के इमिग्रेशन सिस्टम में स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के बीच टर्मिनोलॉजी का भी बहुत फ़र्क है, जो कई एप्लीकेंट्स को कंफ्यूज करता है। दूसरी कंट्रीज जैसे कनाडा और USA में स्पाउस वीज़ा शब्द ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, लेकिन यूके में ये स्पेसिफिक है और सिर्फ ब्रिटिश या सेटल्ड इंडिविजुअल्स के स्पाउस के लिए यूज होता है, जबकि डिपेंडेंट वीज़ा PBS वीज़ा होल्डर्स के स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए होता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से कई बार एप्लीकेंट्स गलत वीज़ा कैटेगरी चूज कर लेते हैं, जिससे एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये फर्क केवल टर्मिनोलॉजी का नहीं है, बल्कि राइट्स और एंटाइटलमेंट्स का भी है, जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर्स को सेटलमेंट के लिए जितने साल यूके में कंटिन्यूअसली रहना होता है, वो स्पाउस वीज़ा से अलग हो सकता है। इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा पर रहने वाले इंडिविजुअल्स को अक्सर वर्क राइट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, खासकर अगर मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट है। इसी तरह बच्चे एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी एंटाइटलमेंट्स भी प्राइमरी वीज़ा टाइप पर डिपेंड करती हैं। इसलिए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते समय सिर्फ रिलेशनशिप प्रूफ ही नहीं, बल्कि वीज़ा कैटेगरी के स्ट्रक्चर और लिमिटेशंस को भी डिटेल में समझना जरूरी है। इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइंस भी स्पाउस वीज़ा से अलग हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि डिपेंडेंट एप्लीकेशंस में बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स, IHS पेमेंट कॉन्फर्मेशंस और फाइनेंशियल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी एप्लीकेंट्स को नहीं होती,
जिसकी वजह से एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट हो जाती हैं। खासकर स्टूडेंट डिपेंडेंस के केस में फंड मेंटेनेंस की एग्जैक्ट ड्यूरेशन और एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल प्रूफ को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ना और रीसेंट अपडेट से वाकिफ होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी अननेसेसरी डिले या रिफ्यूजल से बचा जा सके। अब बात करते हैं सबसे चर्चित टॉपिक की, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। स्पाउस वीजा के लिए 2024 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने इनकम थ्रेशहोल्ड को फेज वाइज इंक्रीज करने की पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें अप्रैल 2024 से रिक्वायरमेंट £29,000, फिर लेट 2024 से £34,500 और अर्ली 2025 से £38,700 करने की बात थी। लेकिन 2025 में लेबर गवर्नमेंट के आने के बाद इसे रिव्यू के लिए होल्ड पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि जून 2025 में इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसका मेन पर्पस ये चेक करना है कि क्या ये थ्रेशहोल्ड्स ब्रिटिश सिटीजन्स या सेटल्ड पर्सन्स के लिए उनके पार्टनर को स्पॉन्सर करने में बहुत बड़ी डिफिकल्टी तो नहीं बन रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सिर्फ स्पाउस वीजा पर अप्लाई करने वालों के लिए है, डिपेंडेंट वीजा पर नहीं। डिपेंडेंट वीजा में इनकम या फंड रिक्वायरमेंट प्राइमरी वीजा होल्डर के स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और उनकी वीजा कैटेगरी पर डिपेंड करती है। अगर स्पॉन्सर ने मेंटेनेंस को सर्टिफाई किया है तो डिपेंडेंट को अलग से कोई फंड्स शो नहीं करने पड़ते, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर डिपेंडेंट एप्लीकेंट को खुद के बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, यूजुअली 28 डेज तक, जो यूकेवीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो स्पाउस वीजा के लिए जो एप्लीकेंट्स यूके से बाहर से अप्लाई करते हैं उन्हें टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है अगर वो किसी हाई रिस्क कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ स्पॉन्सर को सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स या फिर सेविंग्स प्रूफ देना होता है जिससे इनकम थ्रेशहोल्ड फुलफिल हो सके। अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो टैक्स रिटर्न्स, अकाउंटेंट लेटर और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना होता है। A1 लेवल की इंग्लिश टेस्ट एंट्री क्लियरेंस के लिए, A2 एक्सटेंशन के लिए और B1 लेवल ILR के लिए एक्सेप्ट की जाती है। यूके के अंदर से स्पाउस वीजा अप्लाई करने वाले कपल्स अक्सर अपनी जॉइंट इनकम दिखाकर भी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का एक दूसरे के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स में दिखने वाली सैलरी क्रेडिट्स और पेस्लब्स की डेट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई इनकंसिस्टेंसी हो या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो वीजा ऑफिसर को डाउट हो सकता है और इससे एप्लीकेशन वीक हो जाती है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूकेवीआई अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स से होना चाहिए और वो स्टिल वैलिड होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सपायरी डेट क्रॉस करने के बाद वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, जो अक्सर अनोटिस्ड रह जाता है। इसलिए पूरा एप्लीकेशन कंपाइल करते समय अटेंशन टू डिटेल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखना की फैक्टर बन जाता है। रिलेशनशिप प्रूफ के लिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देना इनफ नहीं होता, इसके साथ साथ कई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं जो ये प्रूव करें कि रिलेशनशिप सिर्फ लीगल नहीं बल्कि जेन्युइनली एक्टिव और ऑनगोइंग है। इसमें फोटोग्राफ्स, जॉइंट ट्रैवल हिस्ट्री, म्यूचुअल चैट्स, कॉल लॉग्स, शेयर्ड बैंक ट्रांजैक्शंस और अगर कपल साथ रह रहा है तो कोहाबिटेशन प्रूफ्स जैसे जॉइंट टेनेंसी अग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल्स या एड्रेस प्रूफ भी शामिल होते हैं। होम ऑफिस डिटेल्ड वेरिफिकेशन करता है और वो सिर्फ एक पेपर बेस्ड मैरिज को नहीं बल्कि रियल लाइफ पार्टनरशिप को इवैल्यूएट करता है। इसलिए रिलेशनशिप को ऑथेंटिकेट करने के लिए वैरायटी ऑफ एविडेंसेस देना क्रिटिकल होता है। डिपेंडेंट वीजा में डॉक्यूमेंटेशन स्पाउस वीजा के मुकाबले थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी सिंप्लीफाइड होती है और टीबी टेस्ट केवल उन्हीं एप्लीकेंट्स पर अप्लाई होता है जो स्पेसिफिक हाई रिस्क कंट्रीज से आते हैं। फिर भी रिलेशनशिप प्रूफ देना कंपलसरी होता है, खासकर तब जब एप्लीकेंट कपल लीगली मैरिड नहीं है या कोहाबिटेशन बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं। ऐसे केसेस में फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, वेकेशन पिक्चर्स, व्हाट्सएप, ईमेल कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स और जॉइंट टेनेंसी अग्रीमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स का होना एप्लीकेंट के फेवर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है। अब बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइमलाइंस की।
स्पाउस वीजा अगर यूके के अंदर से अप्लाई किया जाए तो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 8 वीक्स होता है। हालांकि प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी जैसे पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनमें डिसीजन एक वर्किंग डे में भी आ सकता है, प्रोवाइडेड की सारी डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट और एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो। लेकिन अगर एप्लीकेंट फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फुलफिल नहीं करता तो उसे होम ऑफिस 10 ईयर रूट पर प्लेस कर सकता है, जो सेटलमेंट के लिहाज से ज्यादा लंबा और लीगली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस लॉन्गर रूट में एक्सटेंशन एप्लीकेशन ज्यादा बार करनी पड़ती हैं और टोटल फीस भी सिग्निफिकेंटली हायर हो जाती है। डिपेंडेंट वीजा की प्रोसेसिंग टाइम भी काफी हद तक उस वीजा टाइप पर डिपेंड करती है जिसके तहत मेन एप्लीकेंट यूके में है। पीबीएस डिपेंडेंट वीजा जैसे कि स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट या स्टूडेंट डिपेंडेंट के लिए भी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग यूजुअली करीब 8 हफ्ते का होता है। लेकिन जैसे स्पाउस वीजा में इसमें भी फास्ट ट्रैक सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। प्रायोरिटी सर्विस में 5 वर्किंग डेज और सुपर प्रायोरिटी में सिर्फ 1 वर्किंग डे में डिसीजन मिल सकता है, बशर्ते एप्लीकेशन कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हो और कोई कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस ना हो। हालांकि इन प्रीमियम सर्विसेज के लिए अलग से फीस देनी पड़ती है, लेकिन टाइम सेंसिटिव सिचुएशंस में ये ऑप्शंस काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन वीजा रिजेक्शन रीजंस की, जो हर एप्लीकेंट को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिसमैच या इनकम्प्लीटनेस की वजह से, जैसे कि सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट में दिख रहे क्रेडिट्स अगर मैच नहीं करते या डॉक्यूमेंट्स आउटडेटेड हैं, जैसे 3 महीने से पुराने बैंक लेटर्स, तो एप्लीकेशन कमजोर हो जाता है। इसी तरह एक्सपायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इनकरेक्ट मेंटेनेंस फंड कैलकुलेशंस या स्पॉन्सर लेटर में वेग इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें भी रिफ्यूजल का कारण बनती हैं। एक और मेजर मिस्टेक है रॉन्ग वीजा कैटेगरी सेलेक्ट करना, जैसे डिपेंडेंट एप्लीकेंट स्पाउस वीजा फॉर्म में डिटेल्स भर दे या कोई स्टूडेंट स्पाउस मिस्टेकनली फैमिली रियूनियन कैटेगरी चूज कर ले। इससे न सिर्फ एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाती है, बल्कि रिफंड भी नहीं मिलता और प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ता है, जिससे टाइम और मनी दोनों का लॉस होता है। इसके अलावा इमिग्रेशन हिस्ट्री को हाइड करना भी बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी एप्लीकेंट ने पास्ट में किसी दूसरे देश में वीजा रिफ्यूजल फेस किया है या यूके में कभी ओवरस्टे किया है, तो उसे एप्लीकेशन में मेंशन करना जरूरी होता है। यूकेवीआई के पास इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं और कंसील की गई इन्फॉर्मेशन अगर पकड़ में आ जाए तो उसे इंटेंशनल डिसेप्शन माना जाता है। इस केस में 10 साल तक का यूके एंट्री बैन लग सकता है, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए परमानेंट डैमेज बन सकता है। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्टी इज नॉट जस्ट अ वर्च्यू हियर, इट्स अ लीगल नेसेसिटी। इस पूरे डिस्कशन से एक चीज साफ है, चाहे आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हों या डिपेंडेंट वीजा, दोनों ही यूके इमिग्रेशन सिस्टम के हाईली रेगुलेटेड और कंप्लायंस हैवी कैटेगरीज हैं। इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल क्राइटेरिया और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अगर आप जेन्युइनली रीयूनाइट होना चाहते हैं अपने स्पाउस या फैमिली के साथ यूके में, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना होगा कि आप किस वीजा रूट के लिए सही फिट हैं, और उसी के अनुसार पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, फ्रॉम करेक्ट फॉर्म सिलेक्शन टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन टू टाइमलाइन प्लानिंग। लास्ट में जेन्युइन रिलेशनशिप प्रूफ सबसे क्रिटिकल पार्ट है। चाहे स्पाउस वीजा हो या डिपेंडेंट, डॉक्यूमेंट्स जितने ऑथेंटिक और जॉइंट होंगे उतना बेहतर। जॉइंट यूटिलिटी बिल्स, टेनेंसी अग्रीमेंट्स, फोटोग्राफ्स, शेयर्ड अकाउंट्स, सब चीजें मिलाकर एक कंपेलिंग केस बनाते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स सही ढंग से एक्यूमुलेट करते हैं और उन्हें लॉजिकली अरेंज करते हैं, तो आपके केस की स्ट्रेंथ खुद ब खुद बढ़ जाती है और वीजा ऑफिसर को भी यह क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि आपका रिलेशनशिप रियल, स्टेबल और ऑनगोइंग है। कई बार सिंपल डिटेल्स जैसे एड्रेस प्रूफ या डेट स्टैम्प्ड फोटोग्राफ्स भी मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी डायनामिक है और उसमें समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं। रूल्स अचानक अपडेट हो सकते हैं, फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड्स रिवाइज हो सकती हैं, या वीजा कैटेगरीज के अंदर प्रोसीजरल शिफ्ट्स आ सकते हैं। ऐसे में अप टू डेट रहना, राइट कैटेगरी में टाइमली अप्लाई करना और डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर और कंसिस्टेंट रखना ही सबसे सेफ और सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है। अल्टीमेटली
ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पाउस वीजा सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स या सेटल्ड पर्सन्स के पार्टनर के लिए होता है और डिपेंडेंट वीजा स्ट्रिक्टली पीबीएस वीजा होल्डर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। यही क्लैरिटी कई बार कंफ्यूजन और रिजेक्शन से बचा सकती है। अगर आप इस बेसिक एलिजिबिलिटी को समझ लें तो आगे की एप्लीकेशन प्रिपरेशन नेचुरली स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। स्मार्ट प्लानिंग, टाइमली गाइडेंस और एक्यूरेट पेपरवर्क ही यूके इमिग्रेशन जर्नी को स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल बना सकते हैं।